हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग आ चुके हैं। जैसा मैंने पहले बोला था, आज हमारा दूसरा क्लास होने वाला है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली 2-3 चीज़ें पढ़ी थी। उसमें क्या था, तो हमारा एक इनर्शिया क्या होता है, दूसरा टाइप्स ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं और हमारा आज का टॉपिक है मोमेंटम। एक्चुअली मोमेंटम हम लोगों ने देखा था, बट हम लोग मोमेंटम में आज आगे बढ़ने वाले हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बाद हम लोग इम्पल्स देखेंगे, फिर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये हम लोग करेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं आज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। So what is basically the law of conservation of linear momentum? So let's first write a statement, then we'll go for proof. Actually में 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, बट फिर से हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। So if we have two objects whose mass are respectively m1 and m2 and they are moving with velocity u1 and u2 and they collide with each other, since u1 is greater than u2, m1 is going to hit the m2, and after it collide with m2, what it is going to do, the velocity of the both is going to be changed. Obviously the velocity of m1 is going to be reduced and velocity of m2 is going to be increased. So let's, after the collision, v1 and v2 be the velocity of the object, and still they are moving in the same direction. So what we have to find, we have to establish, we have to prove the law of conservation of linear momentum. So what is the law of conservation of linear momentum? First let's write a statement. So the law of conservation of linear momentum says that if no external force acts on the system, if no external force acts on the system, the total linear momentum of the system remains conserved. क्या कह रहा है, अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो वो कंजर्व्ड रहेगा। अगर कोई सिस्टम है, जैसे m1 m2, यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो बोला कि टोटल मोमेंटम जो इसका रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा। तो कैसे कंजर्व्ड रहेगा वो हम लोग को देखना है। सो इफ आई कैन टेक द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज टू बी pi, and that is the total momentum of the bodies after the collision, that is equal to pf, then pi is going to be equal to the pf. And how to calculate the initial momentum? So that can be found as m1 u1 plus m2 u2. Okay, m1 u1 plus m2 u2, and that should be equal to m1 v1 plus m2 v2. ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है किसका, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। और हमको इसको प्रूव करना है कि ये सही है।
हम लोगों ने ऐसा सुना है, जैसे हम लोग क्या सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं भाई पृथ्वी गोल है, तो उसका प्रूफ कोई दिया होगा तब हम लोग मान रहे हैं यार दैट्स राइट, ये पृथ्वी गोल है। तो भाई गोल है तो हम लोग उसका प्रूफ देखे, कैसे देखे भाई, तो हम लोग गए स्पेस में जाके देखे कि नहीं भाई सही बोल रहा है, पृथ्वी तो गोल है। हम लोग नहीं गए, वीडियोज तो देखे। तो इसी तरह से इसका भी कोई प्रूफ होगा, तो देखते हैं इसके प्रूफ को, देखते हैं, चलते हैं, इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द प्रूफ ऑफ द एबव स्टेटमेंट। So we have two objects m1 and m2 moving with velocity u1 and u2 and v1 and v2 respectively. So क्या करते हैं हम लोग इसको, तो what we know, let us consider two objects having mass m1 and m2 are moving with velocities u1, u2. After the collision, their velocities becomes v1 and v2. ओके, नाउ हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ से, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लग रहा है, लेट्स दीज ऑब्जेक्ट्स बी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो न्यूटन क्या कहता है कि जो ए पे फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए, that should be equal to the change in momentum of the object A. So what is the change in momentum of A? So that is equal to mv1 minus mu1. ठीक है, A में कितना चेंज हुआ, तो A में हमारा जो चेंज हुआ that is equal to the rate of change of momentum in A. So if it took a time of interval of t from here to reach here, then what is the force acting on A? That should be equal to change in momentum of A, rate of change in momentum of A. So that should be written as mv1 minus mu1 or m1v1 minus m1u1, and the time taken is t. ठीक है, A में मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो हो गया फाइनल मोमेंटम हमारा हो गया m1 v1, या और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लग रहा है आप लोग कन्फ्यूजन हो गया। कैन आई से दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन A दैट शुड बी इक्वल टू dp by dt, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ A, what is change in momentum of A, that is equal to pf minus pi by t, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, तो m1 v1, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया m1 u1, और टाइम टेकन क्या हो गया, तो टाइम टेकन हो गया हमारा t। ठीक है, नाउ the force acting on B that is equal to rate of change of linear momentum of B, that is dpb by dt, and that can be written as pf minus pi of momentum of B. What is the final momentum of B? That is equal to m2 v2, initial momentum m2 u2, और टाइम टेकन क्या हो गया, तो टाइम टेकन हो गया t।
तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमको क्या आ गया था, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमको ये एक्सप्रेशन आ गया कि ए पे जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू दिस, और बी पे जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू दिस, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ ए एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ बी। ये मेरे को मिल गया, किससे मिल गया, तो ये मेरे को न्यूटन सेकेंड लॉ से मिल गया। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं भाई हम लोग। अगला चीज क्या है इसमें, ये तो मेरे को मिल गया। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, तो यहाँ पे भाई कोई तीसरा सिस्टम तो था नहीं, यही दोनों सिस्टम था। तो जो फोर्स लगाया ए बी पे वही फोर्स नहीं लगाएगा बी ए पे। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता था, तो एवरी फोर्सेस हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ए बी पे फोर्स लगा रहा है, अगर ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो भाई बी ए पे फोर्स लगाएगा, ए बी पे जो फोर्स लगाएगा वही फोर्स बी ए पे लगाएगा। सो फ्रॉम दैट आई कैन से दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ए इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन बी विथ अ नेगेटिव साइन, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होता है। एफ ए क्या है भाई, तो एफ ए हमारा है m1v1 minus m1u1 by time taken which is equal to t, that should be equal to minus of m2v2 minus m2u2, that is time taken by t, tt get cancelled out। तो ये मेरा हो गया, क्या हो गया, तो ये हो गया m1v1 minus m1u1 that is equal to m2u2 माइनस m2v2, ये मेरा हो गया तो न्यूटन थर्ड लॉ से। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा प्रूफ लगभग आ गया है और आप लोग ये प्रूफ 9th क्लास में किए हुए हो, कोई नया चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। तो ये हो गया मेरा m1v1 प्लस m2v2, मैंने इसको इधर लेके आया, दैट इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, और क्या लिख सकता हूँ मैं, तो m1v1 प्लस m2v2 दैट इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज द फाइनल मोमेंटम विच इज इक्वल टू pf, दैट इज द इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू pi। So that is final momentum is equal to initial momentum, that is proved। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा हो गया। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, बट आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी 9th में क्वेश्चंस किए हुए हैं, बट स्टिल विल सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द law of conservation of linear momentum। But before we are going to solve some questions, let us complete another topic, and this topic is known as impulse। This topic is known as impulse। So what is impulse basically? तो ये तब तक ठीक है जब हम फोर्स मेजर करते हैं, तो बहुत केस में चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फोर्स हम लोग निकल जाता है। जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 50 न्यूटन, दैट इज फाइन। बट कभी कभी क्या होता है कि फोर्स जो होता है फोर्स वेरिएबल होना शुरू हो जाता है, एंड फोर्स स्टार्ट्स टू वेरी, एंड व्हेन द फोर्स स्टार्ट्स टू वेरी एंड दैट फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग को इम्पल्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। हम लोग उस फोर्स की टोटल मैग्नीट्यूड को फाइंड करने की कोशिश करना पड़ता है। तो जब हम फोर्स की टोटल मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं तो उसी मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको इम्पल्स कहते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज इम्पल्स? सो व्हेन अ फोर्स which acts for a very short amount of time or very little amount of time, then the magnitude of force which we are going to find, the total magnitude of force we are finding, that magnitude is called the impulse। Okay,
So we can define as the total force acting on an object when the force acts for a very short amount of time or for a very short time is called impulse. तो बेसिकली इम्पल्स क्या है? तो जब हमको इम्पल्सिव फोर्सेस एक्ट करते हैं, मतलब फोर्स क्या होते हैं, काफ़ी स्मॉल होते हैं, उस केस में जब हम टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो उस मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? तो इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो जनरली इम्पल्सिव फोर्सेस कैसे होते हैं? तो हमारे इम्पल्सिव फोर्सेस कुछ इस टाइप के होते हैं। सो लेट्स दिस शुड बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट and this is the time interval. Obviously the time interval is very small. So in that case, how the impulsive forces acts? So it acts like this. Okay, means impact के पहले फोर्स लगभग 0 है और ये फोर्स अचानक से इंक्रीज करता है और इंक्रीज करके एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है और मैक्सिमम वैल्यू पे जाने के बाद वापस तुरंत ये डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो हमारा ग्राफ है फोर्स का टाइम के साथ, इस टाइप के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। जब हमारा फोर्स एक्ट करे और वो कांस्टेंट ना हो, 0 से लगातार मैक्सिमम वैल्यू पे जाए और वापस मैक्सिमम से वापस 0 वैल्यू पे चले जाए, तो ये जो हमारा फोर्स लगा दैट इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, सो सच अ फोर्स इज कॉल्ड impulsive force, and impulsive forces acts for a very small amount of time, and the magnitude of impulse can be find, it is written as J, and J is equal to simply the F average force into time taken, that is T. So impulse can be written as the magnitude of all the forces acting for a very short amount of time, and that can be calculated by F average into T. तो हमारा क्या आ गया? तो इम्पल्स इक्वल टू इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डी टी, दैट कैन बी यूज टू फाइंड द इम्पल्स। ओके, नाउ इम्पल्सिव फोर्सेस कहाँ देखे हम लोग? तो इम्पल्सिव फोर्सेस हम लोग देखे हुए हैं भाई, कहाँ देखे हुए हैं? तो बहुत जगह पे हम लोग इम्पल्सिव फोर्सेस देखे हुए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारा हो गया, वी हैव सॉ द इम्पल्सिव फोर्सेस इन केस ऑफ क्रिकेट। भाई मैं तो क्रिकेट का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, अब थोड़ा सा कम हो गया हूँ, अभी भी टाइम मिल जाता है क्रिकेट खेल लेता हूँ। तो क्रिकेट में देखते क्या है कि जो बैट्समैन जो बॉल को हिट करते हैं, तो वहाँ पे बॉल क्या होता है? लेट्स इफ़ आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, द बॉल अराइव एट मी, मैं इसको टच किया, तो बॉल और बैट के बीच में जो टच है वो बहुत स्मॉल टाइम के लिए रहा। तो पहले क्या हुआ होगा? तो बॉल बैट पे आया, टकराया, तो जब टकराया तो टकराने के पहले तो फोर्स 0 था और टकराने के बाद एक फुल फोर्स से टकराया होगा, धीरे से फुल एनर्जी उसमें लगा, तो अचानक से ये ग्राफ अचानक से इंक्रीज करेगा और फिर क्योंकि जैसे ही बॉल बैट से लीव करा, अचानक से फोर्स 0 हो जाएगा। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। बहुत सारे इम्पल्सिव फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। जब टीचर आपको एक थप्पड़ खींच के देते हैं, वो भी इम्पल्सिव फोर्स का ही एग्जाम्पल है। तो देयर आर वेरियस इम्पल्सिव फोर्सेस। कोई भी फोर्स जो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एक्ट करे और जो वेरिएबल हो, वो फोर्स को हम क्या बोलेंगे? तो इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे। ओके, सो दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। नाउ लेट अस गो फॉर अ थ्योरम विच इज कॉल्ड एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। एक्चुअली देखिए, इस चैप्टर में ये सब जो टॉपिक है ना, ये सब बेकार टॉपिक है। बेकार टॉपिक है मतलब जल्दी एग्जाम में आते नहीं हैं, और मेनली हम लोग को मास, पुली सिस्टम, फ्री बॉडी डायग्राम्स, ये सब चैप्टर में देखना है। तो मैं जल्दी सबको स्किप कर रहा हूँ, मतलब जल्दी आगे कर रहा हूँ कि जो हम लोग अपना मेन टॉपिक है, जो मास पुली सिस्टम,
वो कंटिन्यू कर सकें। और एक बार जब मास और पुलिस सिस्टम आ गया मज़ा आ जाएगा। बस आप लोग को मज़ा लेने की ज़रूरत होगी, समझ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। कैसे हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे पुलिस का, ब्लॉक्स का, ये का, वो का, एक नंबर इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। ठीक है, बस कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसको लगातार पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस गो फॉर द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? लेट अस गो फॉर दैट। ओके, सो हम लोग को क्या पता है, इसका स्टेटमेंट क्या है? तो इसका स्टेटमेंट है द इम्पल्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, the impulse acting on an object is equal to the impulse acting on an object is equal to the change in linear momentum of the object। जो इम्पल्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है वो उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रूफ में चले जाते हैं भाई। एक छोटा सा प्रूफ है, 2 लाइन का प्रूफ है भाई। सो व्हाट वी नो दैट एफ एवरेज इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ये तो हम लोग पढ़े हैं, न्यूटन सेकंड लॉ यही है हमारा, दैट इज एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू change in linear momentum of the object। Now I can write that F average into dt is equal to dp। ठीक है, that we know F average into dt is equal to dp। take F average into dt, that is called the impulse which is equal to j, अभी मैंने देखा था। और dp इक्वल टू क्या हो गया? that is change in linear momentum, that is equal to pf minus pi। so what we can see that is the impulse acting on an object is equal to change in linear momentum of the object। that means we can say that impulse is equivalent or almost is समथिंग लाइक द मोमेंटम का इसका डायमेंशन भी इम्पल्स का डायमेंशन और यूनिट दोनों क्या होगा? तो मोमेंटम का ही होगा। तो इससे हम लोग ये निकाल पा रहे हैं, दैट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये हमारा हो गया। ठीक है, तो दैट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो ये बता रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट पे जो इम्पल्स लग रहा है उसके मोमेंटम में चेंज के बराबर होगा। ओके, तो ये हमारा इम्पल्स निकल गया। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। ओके, ये क्या कहता है हमारा, देखते हैं। लेट अस दिस इज अ फोर्स एंड दिस इज टाइम। This is a constant force acting on an object. Now, if I am finding the impulse in this case, so the impulse that should be equal to the force, that is average force into time taken, and that force into time taken, that should be equal to area अंडर एफ-टी ग्राफ। जब कभी भी हमको इम्पल्स फाइंड करना होगा वो फोर्स टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया जो होगा वो इम्पल्स हमको बताएगा। दैट इज फॉर द कांस्टेंट। और इफ द फोर्स इज वेरिएबल, लेट अस कंसीडर दिस इज द फोर्स। अगेन इन दिस केस ऑल्सो द एरिया अंडर द एफ-टी ग्राफ, the area under the FT graph, okay, this area is going to give the शॉर्ट टाइम के लिए निकाल के इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो अगेन इफ वी इंटीग्रेट
if we integrate, if I have to find the j should be equal to f into dt. अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ और एरिया निकाल लेता हूँ तो मेरे को क्या निकल जाएगा, तो उसका मोमेंटम हमको फाइंड हो जाएगा. सो वी कैन फाइंड द मोमेंटम बाय इंटीग्रेटिंग द फोर्स टाइम एरिया इन केस ऑफ अ वेरिएबल और एवरेज फोर्स और कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग. ओके, तो ये हमारा इम्पल्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हो गया. एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड, फिर हम लोग आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ. सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक मैं न्यूमेरिकल कर लेता हूँ उस पर. ठीक है, so the question is, in a particular crash test, in a particular crash test, a car of mass 1500 kg, a car of mass 1500 kg collides with a wall, collides with a wall. The initial and final velocities of the car, velocities of car are minus 15.0 I मीटर पर सेकेंड. तो ये मेरा कार का वेलोसिटी हो गया. इनिशियल वेलोसिटी माइनस एंड फाइनल वेलोसिटी, दैट वाज इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी वाज 5.00 I मीटर पर सेकेंड respectively. If the collision lasts 0.150 second, find the impulse caused by the collision, and average force exerted on the car. Okay, तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है. कुछ बहुत हमको इसमें सोचने की नहीं है. एक क्रैश टेस्ट होता है. क्रैश टेस्ट आप लोग को शायद टीवी देखते होंगे तो आप लोग को कुछ आइडिया होगा. उसमें कार्स लेते हैं, कार्स की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं कि कार क्रैश कराते हैं तो कितना इम्पैक्ट हो रहा है उसके पैसेंजर्स पे, या कार कितना फोर्स को विथस्टैंड कर पा रहा है. तो एक कार दिया हुआ है, मास ऑफ द कार इज 1500 kg. ठीक है, it collides with a wall. There is a wall and the car was moving in this direction with a velocity of 15 meter per second, minus 15 meter per second क्योंकि इधर जा रहा था. And after the collision it rebounds and the final velocity becomes 5 meter per second in the positive I direction.
Now what I have to find, we have to find the impulse caused by the collision impulse, and what I know that impulse is equal to Pf minus Pi. What is the final momentum? The final momentum is can be written as mass into the final velocity or initial momentum into mass into initial velocity. तो ये 1500 में कॉमन लेता हूँ. फाइनल वेलोसिटी कितना था? तो 5 मीटर पर सेकेंड. और इनिशियल वेलोसिटी कितना था? तो इनिशियल वेलोसिटी था हमारा 15 मीटर पर सेकेंड. सो दैट इज इक्वल टू 1500 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 30,000 kg मीटर पर सेकेंड. दैट इज द इम्पल्स. तो ये मेरा हो गया इम्पल्स विच इज इक्वल टू 30,000 kg मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट आई हैव टू आल्सो फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एवरेज फोर्स, एंड व्हाट आई नो दैट इज J इक्वल टू F एवरेज इंटू टाइम टेकन T. सो F एवरेज इज इक्वल टू J बाई टाइम टेकन. J कितना है मेरा? तो 30,000 kg है, एंड टाइम टेकन कितना है? तो टाइम टेकन था मेरा वेज टाइम टेकन विच इज इक्वल टू 0.150 सेकेंड. कितना है? 0.150 सेकेंड. सो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10⁻³ से, तो ये हो जाएगा मेरा 3000 है ना, 200. So that is equal to 2 into 10⁵ Newton. That is the average force acting on the object. Okay? तो ये हमारा एक बेसिक एप्लीकेशन हो गया इम्पल्स का, कैसे हम लोग एवरेज फोर्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे इम्पल्स फाइंड कर सकते हैं, ये मेरा निकल गया. तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडे क्लास, एंड फ्रॉम टुमारो आवर मेन क्लास इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, and that will be the free body diagrams. And before the free body diagrams, we are also starting, I am going to solve some questions from unit 1, unit 2, that is motion in a plane or one dimensional motion. वहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अगर मेरे को भेज दीजिए, कल मैं इसका एक वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करूँगा. तो सेंड मेरे क्वेश्चंस एंड विल मेक अ वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए देखते रहिए आप, और इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए. भाई शेयर कर दीजिए, मुझे भी लाइक्स की ज़रूरत है, फॉलोअर्स की ज़रूरत है. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.